नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी कि इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोग को चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ-साथ नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है इसको भी दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है? और आप लोगों के साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा जो कि है 7895860757 और हमारा इंस्टाग्राम आईडी जो कि है शिक्षा सबको। तो इन सब माध्यमों से आप हमको मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी जो भी परेशानी होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ में आप लोगों से एक बार फिर वो अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले अपने दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे इन वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए। मॉड्यूल 5 प्रबंध के कार्य हम लोग पढ़ रहे हैं। इस मॉड्यूल के अंतर्गत हम लोगों ने जो पाठ अभी शुरू किया है वो है पाठ 12 जिसका कि शीर्षक है नियुक्तिकरण। इसको इंग्लिश में स्टाफिंग बोलते हैं। तो जैसे मैंने पिछली बार आपसे बात की थी, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नियुक्तिकरण का क्या अर्थ होता है, किस प्रकार से नियुक्तिकरण का महत्व है, कितना जरूरी है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने संगठन में, किसी व्यवसाय में काबिल लोगों को रखना, कुशल लोगों को रखना, ठीक है ना, वो कितना जरूरी है। फिर हमने जाना था कि जो लोगों को रखना होता है नौकरी पर या किसी और काम के लिए, तो उनको रखने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कैसे होती है, ठीक है ना, किस प्रकार से नियुक्तिकरण को किया जाता है। तो नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में 10 चरण होते हैं, 10 स्टेप्स होते हैं, 10 स्टेज होते हैं जो कि हमने एक बार जाने थे। उसमें से हम 4 जो स्टेप हैं वो पढ़ चुके हैं जो कि है मानव शक्ति नियोजन। किस प्रकार से आप पहले देखते हैं कि किस काम के लिए आपको किस क्वालिफिकेशन के लोग चाहिए, ठीक है ना, उसके हिसाब से आप प्लान बनाते हैं, ठीक है ना, कि कितना आपको मानव शक्ति की आवश्यकता है, कितने लोग आपको अपने यहाँ रखने हैं। फिर आप जो कार्य हैं उनके बारे में उसका विश्लेषण करते हैं कि किस प्रकार के कौशल का आदमी आपको उस काम के लिए चाहिए होगा। फिर आप भर्ती के लिए एक एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। एक ये प्रक्रिया क्या होती है भर्ती की, इसमें आप आवेदनों को जमा करते हैं। अधिक से अधिक आवेदकों को, अधिक से अधिक एप्लीकेशन जो भरते हैं उन लोगों को आप प्रेरित करते हैं कि वो आपके लिए अप्लाई करें, आपके यहाँ जो नौकरी निकली है उसके लिए अप्लाई करें। फिर जो अगली जो प्रक्रिया है वो होती है चयन यानी कि सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में क्या होता है, जो आवेदन आपके यहाँ आए हैं उसकी आप छटनी करते हैं, उसमें से सही आवेदन को रखते हैं, फिर उनका टेस्ट लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, ठीक है ना, उनका हो सकता है आप इंटरव्यू भी लेते हैं। उसके पश्चात फिर आप उसका सिलेक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो ये सिलेक्शन की प्रक्रिया हो गई। तो एक बार फिर उसकी प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले मानव शक्ति नियोजन होता है, फिर कार्य विश्लेषण होता है, भर्ती होती है, चयन होता है, फिर भर्ती चयन के पश्चात कार्य पर नियुक्ति होती है, फिर कार्य से परिचय कराया जाता है। उसके पश्चात होता है प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। उसके पश्चात है निष्पादन मूल्यांकन, मतलब जो आपने काम करवाए हैं, जो आपने काम किए हैं आपके कर्मचारियों ने, उसका आप मूल्यांकन करते हैं, उनको आप नंबर देते हैं कि कितने कितने काम उसने ठीक किए या नहीं किए। और फिर उसके पश्चात होता है पारिश्रमिक कि किस प्रकार से आप उनको कितनी सैलरी देंगे या बोनस देंगे, ठीक है ना, किस प्रकार से आप उनसे काम लेंगे। और सबसे लास्ट होता है पदोन्नति और स्थानांतरण, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हमारी अभी बची हुई हैं, कहाँ से, चयन के बाद से, ठीक है ना, इसके बाद से हमको भी चीजें देखनी है। तो चयन प्रक्रिया के अंतर्गत ही हमने पढ़ा था कि आवेदन पत्रों की जांच पड़ताल की जाती है, फिर परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, चयन के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाता है, फिर एक टर्म आता है संदर्भों की जांच, ठीक है ना। तो जब आपके पास आवेदकों ने जो लोग आपको एप्लीकेशन देते हैं उसके अंदर हो सकता है वो कई सारे उन्होंने रेफरेंसेस दिए हो, ठीक है ना, जैसे शैक्षणिक योग्यता के बारे में कुछ दिया होगा, कुछ अपने कौशल के बारे में बताया होगा, कुछ अनुभव के बारे में बताया होगा। तो आप जिस अभ्यर्थी को नौकरी देने के लिए विचार कर रहे हैं उसकी जो चीजें हैं उसको वेरीफाई करेंगे कहीं ना कहीं से, ठीक है ना। जैसे उसने जहाँ से पढ़ाई की है आप हो सकता है उस स्कूल में पता करें, ठीक है ना, कि इसने जो मार्कशीट लगाई है या जो भी सर्टिफिकेट लगाया है ये ओरिजिनल है या नहीं है, इसने वहां से पढ़ाई करी भी है या नहीं करी है। हो सकता है जो उसने एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लगाया हो, अनुभव का, तो उसका जो पिछला नियोक्ता हो, जो एम्प्लॉयर हो उसका पिछला, उससे आप पता करो कि ये आपके यहाँ काम करता था तो किस प्रकार का काम करता था, ईमानदार है कैसा नहीं, उसके गुणों के बारे में भी आप पता कर सकते हैं। तो ये सारी जो है जांच पड़ताल की जाती है संदर्भों की
जांच में। तो जब आप संदर्भों की जांच कर लेते हैं, सही तरीके से आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि आदमी ठीक है, तो फिर आप उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं। तो नौकरी के लिए अंततः चुने गए अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ आप ये देखते हैं कि जो आपने अभ्यर्थी चुना है नौकरी के लिए, वो शारीरिक रूप से योग्य है या नहीं है। ठीक है ना, अगर वो सही प्रकार से योग्य नहीं है तो हो सकता है कई सारी दुर्घटनाओं का सामना वो कर सकता है, या फिर जो काम उसको अलॉट किया जाएगा वो काम सही तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, और स्वास्थ्य परीक्षण से श्रमिकों की उन बीमारियों का भी पता चलता है जिससे वो पीड़ित हैं और जिनका उपचार किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ऐसी बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ड्राइवर की नौकरी पर आदमी को रखना है, तो जरूरी है ड्राइवर की नौकरी के लिए कि उसकी आंखें बहुत सही हों। ठीक है ना, तो ऐसे ही आपने सेना और पुलिस में, जहां पर की शारीरिक योग्यता बहुत महत्व रखती है, वहां पर भी आपने देखा होंगे शारीरिक परीक्षण होते हैं, लोगों को दौड़ा के देखा जाता है, ऊंची कूद, लंबी कूद, इस प्रकार की बहुत सारी एक्टिविटीज उनसे कराई जाती हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया स्वास्थ्य परीक्षण। इसके पश्चात आता है अगला स्टेप, सबसे जो अंतिम स्टेप है चयन प्रक्रिया का, वो है नियुक्ति पत्र जारी करना। तो जो अभ्यर्थी आपने स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात जो आप चुनते हैं, उन्हें आप संगठन से जुड़ने के लिए, अपने कंपनी में आने के लिए औपचारिक रूप से एक नियुक्ति पत्र, एक अपॉइंटमेंट लेटर उसको आप जारी करते हैं। उस अपॉइंटमेंट लेटर में क्या होता है, उसमें कार्य की प्रकृति की, किस प्रकार का काम उसको करना है, उसका पारिश्रमिक कितना होगा, कितना उसको पैसा मिलेगा, कितना वेतनमान होगा, और रोजगार से संबंधित अन्य नियम और शर्तें होती हैं कि उसको किस प्रकार की नियमों और शर्तों का पालन करना पड़ेगा उस नौकरी को करने के लिए। तो सामान्यतः जब आप नियुक्ति पत्र देते हैं तो साथ में उसको कुछ समय प्रदान करते हैं। अगर वो किसी और कंपनी में काम कर रहा है तो वहां से छोड़ने के लिए भी उसको समय दिया जाता है। ठीक है ना, तो अभ्यर्थी को संगठन से जुड़ने के लिए उचित समय प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात एक छोटा सा टॉपिक और आता है जो कि मैंने इसमें लिखा नहीं है, वो है परिवीक्षा अवधि। तो परिवीक्षा अवधि यानी कि प्रोबेशन पीरियड क्या होता है? प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं उस चीज को जिसमें कि आप कुछ एक समय आप अभ्यर्थी को देते हैं कि वो अगर काम पर आप उसको रख रहे हैं तो देखेंगे काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो उसको एक टाइम पीरियड आप देते हैं, उसके पश्चात ही उसको परमानेंट करते हैं। उसको आप पहले अस्थायी तौर पर ही रखते हैं। तो अधिकांश संगठनों में अभ्यर्थियों को आरंभ से ही स्थायी तौर पर नियुक्त नहीं किया जाता है, क्योंकि उन्हें कार्य पर रखकर कुछ दिनों तक उनकी योग्यता की परख करना अच्छा समझा जाता है। तो सेवा की जो ये अवधि होती है जिसमें कि वो अस्थायी होते हैं, उसको परिवीक्षा अवधि कहते हैं। ठीक है ना, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो सिलेक्शन आपने किया है, ठीक है ना, उसकी हो सकता है प्रोसेस में आप अभ्यर्थी के गुणों को पूर्ण रूप से नहीं देख पाए हों। ठीक है ना, तो आप उसको ऑन द जॉब भी देख पाएंगे कि नौकरी के समय भी वो, रोजगार के समय भी किस प्रकार से काम कर रहा है। तो परिवीक्षा की अवधि में वो एक प्रकार से अस्थायी तौर से कर्मचारी के रूप में काम करता है। ठीक है ना, तो ये परिवीक्षा की अवधि 6 महीने भी हो सकती है, 1 साल भी हो सकती है। और अगर 6 महीने 1 साल में आपने उस अवधि में उसका काम ठीक नहीं पाया तो आप उस परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकते हैं या फिर उसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बात हो गई चयन प्रक्रिया की। ठीक है ना, अब हम एक चीज हल्की सी देख लेते हैं, चयन और भर्ती में क्या अंतर होता है। तो जो हमने देखा कि भर्ती और चयन दोनों जो नियुक्तिकरण की प्रक्रिया हमने पढ़ी, जिसमें कि कुछ स्टेप्स दिए हुए थे आपने देखे। ठीक है ना, तो उन स्टेप्स के अंतर जो चयन और भर्ती है वो बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं। साथ साथ जैसे जो भर्ती की हम बात करते हैं तो भर्ती अच्छे आवेदकों को, ठीक है ना, जो अच्छे एप्लीकेंट्स हैं, जो अच्छे उम्मीदवार हैं, उनको काम के लिए आकर्षित करने की प्रक्रिया है। उनको काम के लिए आकर्षित किया जाता है, किसके द्वारा? भर्ती के द्वारा। और चयन क्या होता है? चयन में आप क्या करते हैं, जो आवेदक जिनको कि आपने आकर्षित किया है भर्ती के द्वारा, उनमें से सर्वश्रेष्ठ को पहचानते हैं। ठीक है ना, तो जो आवेदनों को इकट्ठा करने का, आवेदकों को बुलाने का काम है, वो है भर्ती का। और इन जो इकट्ठा किए गए आवेदक हैं उनमें से किसी एक को या कुछ जितने भी पद आपको चाहिए उतने लोगों को सेलेक्ट करने का, सर्वश्रेष्ठ लोगों को सेलेक्ट करने का जो काम है, पहचानने का जो काम है, वो है चयन। तो भर्ती क्या कहलाती है? एक सकारात्मक प्रक्रिया कहलाती है, लेकिन चयन एक नकारात्मक प्रक्रिया कहलाती है। क्यों? क्योंकि भर्ती में आप बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना, और चयन में आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों में से केवल कुछ ही लोगों को चुनते हैं। ठीक है ना, तो एक तरह से वो नेगेटिव प्रोसेस हो गई, जिसमें कि आप सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो भर्ती में भावी अभ्यर्थियों के स्रोत संबंधी निर्णय सम्मिलित होते हैं कि कहाँ कहाँ से आपको आवेदक अच्छे
मिल सकते हैं, ये ढूंढा जाता है। जबकि चयन में क्या होता है, उसमें अपनाई गई कार्यविधि के विभिन्न चरणों द्वारा किया जाता है उसको। तो आप कोई एक प्रोसेस सुन लेंगे कि आप हो सकता है रिटन एग्जाम लें या इंटरव्यू लें, ठीक है ना, हो सकता है आप सिर्फ रिटन एग्जाम लें, हो सकता है आप सिर्फ इंटरव्यू लें, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कार्यविधि अपनाते हैं, ठीक है ना, कौन सी प्रणाली अपनाते हैं। अब हम बात करते हैं कार्य पर नियुक्ति की, ठीक है ना। तो कार्य पर नियुक्ति, जो हम अभी नियुक्तिकरण की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, उसमें एक अगला स्टेप है। तो जब आपने सिलेक्शन कर लिया, उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, ठीक है ना, उसके पश्चात तो जो जब हम देते हैं, ठीक है ना, जब हम उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं, तो कार्य पर नियुक्ति से अभिप्राय क्या होता है, चयनित, जिनको आपने सेलेक्ट कर लिया, जिनको कि आपने अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, चयनित कर्मचारियों द्वारा संगठन में उन पदों पर कार्य प्रारंभ करना है। तो अब उसको क्या है, उसको आप एक समय देते हैं, उसके पश्चात वो कार्य प्रारंभ करता है, तो उसको बोलते हैं कार्य पर नियुक्ति, ठीक है ना। तो चयनित अभ्यर्थियों कर्मचारियों द्वारा या अभ्यर्थियों द्वारा संगठन में उन पदों पर कार्य प्रारंभ करना है जिनके लिए उनका चयन किया गया है। आपने किसी एक विशेष पोस्ट के लिए लोगों को चुना होगा, तो उनका उस पोस्ट पर आकर काम शुरू करना कार्य पर नियुक्ति कहलाती है। तो प्रत्येक अभ्यर्थी की नियुक्ति के बाद उसकी नियुक्ति संबंधी विवरणों का रिकॉर्ड रखा जाता है। ये बहुत जरूरी प्रक्रिया है। जब आप किसी को काम पर रखते हैं तो उसका रिकॉर्ड भी आप रखते हैं, इसको बोलते हैं रोजगार रिकॉर्ड, ठीक है ना। इसको आप जॉब कार्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये उसका सर्विस का रिकॉर्ड है उसका, ठीक है ना, उसका रोजगार रिकॉर्ड इसको कहते हैं, और ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि इसमें अभ्यर्थी की नियुक्ति के बाद उसके नियुक्ति संबंधी विवरणों को रखा गया है। तो ये किस काम आता है, ये ट्रेनिंग के काम भी आता है। प्रशिक्षण के लिए कर्मचारी का चयन करना हो, उसमें आप देखते हैं कि उसको किस किस प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है ना। उसकी पदोन्नति, उसका प्रमोशन करना है कि नहीं करना है, उसने किस प्रकार का काम किया है, वो भी रोजगार रिकॉर्ड में आता है, ठीक है ना। फिर उसकी वेतन वृद्धि, उसको कितना सैलरी उसकी आपको बढ़ानी है, इस सब के लिए रोजगार रिकॉर्ड अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है, ठीक है ना। तो जब आपने नियुक्ति उसकी कर ली, तो नियुक्ति के बाद उसकी नियुक्ति संबंधी विवरणों का रिकॉर्ड रखा जाता है। उसके पश्चात वो जो काम कर रहा है उसका भी रिकॉर्ड आप रोजगार रिकॉर्ड में शामिल करते रहते हैं, ठीक है ना। इसको रेगुलरली अपडेट किया जाता है। अगला है कार्य परिचय। कार्य परिचय क्या है, जैसे आपने जब किसी व्यक्ति को रखा है, अब आपके यहाँ की प्रोसेस से वो पहले से तो जानता नहीं कि आपके यहाँ क्या होता है, तो अब आप क्या करोगे, आप नए कर्मचारियों को ये बताओगे कि उन्हें किसके अंडर में काम करना है, किसके साथ काम करना है, क्या काम करना है, ठीक है ना। उन्हें कैसे इन्वायरमेंट में, कैसे वातावरण में काम करना है, तो उन्हें कार्य वातावरण से भी परिचित होना पड़ता है, और उसके साथ सामंजस्य, उसके साथ तालमेल बैठाना पड़ता है। तो उनके लिए संस्था के नियमों, भाई क्या नियम है आपके यहाँ, क्या छुट्टी कैसे मिलती है, ठीक है ना, या फिर अगर मेडिकल आपका कोई परेशानी है उसके लिए क्या है, कोई हॉस्पिटल है, कोई डिस्पेंसरी है आपके फैक्ट्री में या कंपनी में, ये सब चीज़ें जानना जरूरी है। भाई उसको काम कितने घंटे करना पड़ेगा ये जानना जरूरी है, ओवर टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है ये भी जरूरी है। तो ऐसे नियम, विनियम और कार्य दशाओं आदि का जानना भी उसके लिए आवश्यक है। तो उसको जब आप वो कार्य पर नियुक्ति हो जाएगी, तो उसके पश्चात आप उसको कार्य का परिचय करवाते हैं। इसको ओरिएंटेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। आप उसको पूरी जो आपका फैक्ट्री है या कंपनी है उसके बारे में, उसको उसके रूल्स के बारे में, उसके काम कैसे किया जाता है उसके बारे में, कौन कौन लोग हैं उनके बारे में उसका परिचय आप करवाते हैं। तो संगठन और कार्य के प्रति उसकी अच्छी अभिरुचि, मतलब अच्छी तरीके से इंटरेस्टेड हो, उसका इंटरेस्ट के विकास में भी जो कार्य परिचय है वो सहायता करता है, ठीक है। इसके पश्चात हम बात करेंगे प्रशिक्षण एवं विकास की, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये एक मुक्केबाज है जो कि इसका कोच इसको ट्रेनिंग दे रहा है, ठीक है ना। तो ट्रेनिंग से आप भली भांति अवगत हैं कि ट्रेनिंग क्या होती है, ठीक है ना। ऐसे ही जो ट्रेनिंग हमने अभी एक खेल के रूप में देखी, ये एक इंडस्ट्री में, एक फैक्ट्री में आप देख सकते हैं कि ये भी एक व्यक्ति अपने जो उसके सहकर्मी है उसको एक मशीन के बारे में जानकारी दे रहा है, ठीक है ना। ये भी एक ट्रेनिंग है, एक प्रकार की ट्रेनिंग ही ये भी दे रहा है। तो जो ट्रेनिंग है, जो प्रशिक्षण है, वो क्या है, वो एक ऐसी संगठित गतिविधि है, एक ऐसी गतिविधि है जिसको कि सही प्रकार से गठित किया गया है, जिसमें किसी विशिष्ट, कोई एक स्पेशल उद्देश्य के लिए व्यक्तियों के ज्ञान
और कौशल में अभिवृद्धि की जाती है। ठीक है ना, जैसे अभी आपने मुक्केबाज को देखा, तो मुक्केबाज का एक विशिष्ट उद्देश्य है कि हो सकता है वो किसी टूर्नामेंट के लिए कर रहा हो कि उसको जीतना है, उसको अगला मैच जीतना है। जैसे आपने भी उसको एक देखा कि वो मशीन के बारे में उसको अवगत करा रहा था। ठीक है ना, तो उसका भी एक विशिष्ट उद्देश्य है कि वो जो जिसको वो बता रहा है उसके ज्ञान में और उसके कौशल में वृद्धि हो उससे। ठीक है ना, तो ये इसको ट्रेनिंग बोलते हैं, एक ऐसी संगठित गतिविधि जिसमें किसी विशिष्ट उद्देश्य से कि एक कोई स्पेशल पर्पज होगा, कोई ऑब्जेक्टिव होगा जिसके लिए व्यक्तियों के ज्ञान और कौशल में अभिवृद्धि की जाती है। ठीक है ना, तो ये तो बात हुई ट्रेनिंग की। अब विकास क्या होता है? जो डेवलपमेंट है, यानी कि जो शब्द विकास है, उससे मतलब है कर्मचारियों के कौशल में किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अभिवृद्धि तो करना है ही है। ठीक है ना, वो तो है ही शामिल, लेकिन उसके साथ साथ उनको इस योग्य बनाना भी है कि वो क्या कर सकें, कि वो और अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्यों को कर सकें। ठीक है, तो ये भी किस में आता है? ये भी प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, सामान्यतः जो प्रशिक्षण होता है इसका उपयोग जो किया जाता है वो मैनेजर्स और जो सुपरवाइजर्स हैं, ठीक है ना, या एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो जब हम मैनेजर्स और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग का आयोजन करते हैं तो उनको जो ट्रेनिंग है वो डेवलपमेंट कहलाती है। ठीक है ना, वो विकास है। विकास में क्या है, केवल उनको किसी विशिष्ट उद्देश्य से उनके कौशल में वृद्धि करना ही नहीं, बल्कि उनको इस काबिल बनाना भी है कि वो अधिक से अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्यों को कर सकें। ठीक है ना, उनको अंदर से इस प्रकार से मजबूत बनाना कि वो और कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, अगला जो बात आती है अब है जो विकास का जब हम प्रयोग करते हैं वो प्रबंधकों और कार्यकारों को प्रशिक्षण के लिए करते हैं। मैंने बता ही दिया था आपको। तो प्रशिक्षण क्या है? नए कर्मचारियों के साथ साथ वर्तमान कर्मचारियों के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए आवश्यक है। तो ट्रेनिंग न केवल आपको नए कर्मचारियों को देनी पड़ती है, बल्कि जो पुराने कर्मचारी हैं, ठीक है ना, जो जो काम कर रहे हैं आपके साथ पहले से, उनको भी कई बार उनके सुधार के लिए भी ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि हो सकता है कई बार मशीन कोई चेंज हो जाए, ठीक है ना, कोई नई तरीके से आप काम करना उनको सिखाएं जिससे कि आपके यहाँ जो प्रोडक्टिविटी है उसमें वृद्धि हो। ठीक है ना, अधिक से अधिक माल का प्रोडक्शन हो। ठीक है, तो इसलिए जो मौजूदा कर्मचारी हैं उनके लिए समय समय पर आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण से काम करने के अच्छे तरीके सीखने में मदद मिलती है और वे जब चाहें और जैसे चाहें नए कार्य कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए वो दोनों के लिए जरूरी है, नए कर्मचारियों के लिए भी जरूरी है और जो आपके पास लोग पहले से काम कर रहे हैं उनके भी कार्य को, जिस प्रकार से वो कार्य का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, कार्य को निष्पादन कर रहे हैं, उसके लिए भी जरूरी है, उसके सुधार के लिए भी आवश्यक है। अगली बात है, प्रशिक्षण जो है वो कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल में सुधार करने में सहायक होता है। तो हम पहली बात कर चुके हैं। और इससे क्या होता है, इससे वे अपना कार्य और अधिक कुशलता से निष्पादित कर पाते हैं। ठीक है ना, वो काम को जिस प्रकार से कर रहे हैं उसको और अच्छे तरीके से कर पाने में सफल होते हैं। किसकी सहायता से? ट्रेनिंग की सहायता से। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अब जो ट्रेनिंग जरूरी है मैं कह रहा हूं, तो ट्रेनिंग के क्या लाभ होते हैं किसी संगठन के लिए? ठीक है ना, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला लाभ है कि कर्मचारी कम से कम समय में कम लॉस के साथ, कम वेस्ट के साथ काम करता है। ठीक है ना, तो वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर पाता है और वेस्टेज भी क्या होता है, जो क्षय है वो भी न्यूनतम होता है। साथ साथ कर्मचारियों के अच्छे कार्य करने से संगठन के लाभ में वृद्धि होती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो कम समय में ज्यादा काम करने लग जाएंगे तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, तो उससे कंपनी का लाभ भी बढ़ेगा। साथ साथ जब वो वेस्ट कम कर देंगे, जब क्षय कम होगा, तो जो लागत है वो भी कम होगी, लागत कम होगी तो अपने आप प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो इन सब कामों से, कर्मचारियों के अच्छे कामों से संगठन के लाभ में वृद्धि होती है। साथ साथ मानव, मशीन और सामग्री का अधिकतम प्रयोग होता है। किसकी सहायता से? ट्रेनिंग की सहायता से। तो इसलिए हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग का विशेष ध्यान रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो ट्रेनिंग है वो किसके लिए लाभकारी है? संगठन के लिए लाभकारी है। ठीक है ना, संगठन के लिए ज्यादा लाभकारी है। ठीक है ना, वैसे तो उसका लाभ कर्मचारियों को भी मिलता है। क्यों? क्योंकि उनकी स्किल्स बढ़ रही हैं, वो भी आगे आगे हम पढ़ेंगे अभी। साथ साथ जो ट्रेनिंग है उससे श्रमिक जो है वो अधिक अभिप्रेरित होते हैं, मतलब मोटिवेट होते हैं, वो काम करने में और अधिक मन उनका लगता है क्योंकि उनको कई चीजें, नई चीजें सीखने को मिलती हैं। फिर श्रम आवर्त एवं अनुपस्थिति में कमी होती है। श्रम आवर्त का मतलब होता है लेबर टर्नओवर। टर्नओवर यानी कि श्रम आवर्त का मतलब हो गया लोगों का नौकरी से छोड़ के जाना।
ठीक है ना। तो नौकरी छोड़ के जाना और एब्सेंटिज्म जो होता है उसमें भी कमी आती है ट्रेनिंग की वजह से, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उनको कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है, नई तरीके से काम करते हैं, तो नई ऊर्जा के साथ काम करते हैं। और फिर जब कोई कंपनी ऐसी है जो अपने कर्मचारियों को रेगुलर ट्रेनिंग देती है, तो उसके जो कर्मचारी हैं वो कम छोड़ के जाते हैं, ठीक है ना। ये माना जाता है कि उनका जो टर्नओवर है वो भी कम होता है। फिर जो जो ट्रेंड जो श्रमिक हैं, जो ट्रेंड लेबर हैं, वो वातावरण के परिवर्तन में भी अपना कार्य कुशलतापूर्वक कर लेते हैं। क्यों? हमने पहले बात की थी कि जो हमारा पर्यावरण है, जो वातावरण है काम का, वो धीरे धीरे परिवर्तित होता रहता है, ठीक है ना। तो जब अगर आप ट्रेंड रखोगे अपने कर्मचारियों को, तो वो कैसे भी अगर नए नए चेंजेस होंगे वातावरण में, तो उसके हिसाब से अपने आप को ढालते जाएंगे, ठीक है ना। ट्रेनिंग की मदद से ढाल लेंगे और वो अपना कार्य कुशलतापूर्वक कर लेंगे। अगर वातावरण परिवर्तित हो रहा है तो भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि अगर गैर प्रशिक्षित श्रमिक हैं, तो वो उनको इसमें कठिनाई होती है, ठीक है ना। उनको इसमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। फिर जो ट्रेनिंग है वो ना केवल इनके लिए लाभकारी है, बल्कि वो किनके लिए लाभकारी भी है, वो कर्मचारियों के लिए भी लाभकारी है, ठीक है ना। किस प्रकार से? प्रशिक्षण से कर्मचारियों की योग्यता में वृद्धि हो जाती है। इससे उनका कैरियर बढ़ता है, ठीक है ना। तो क्या होता है ट्रेनिंग से? भाई उनको उनका जो उनकी जो क्वालिफिकेशन है, जो उनकी योग्यता है, उनकी स्किल्स है, उसमें वृद्धि होती है। जिससे कि क्या है? जिससे कि उनका कैरियर और आगे बढ़ता है, ठीक है। वो कहीं और भी अप्लाई कर सकते हैं। जब वो आगे अप्लाई करेंगे, मतलब उनको फिर उनको ना केवल कहीं और अप्लाई करने में, बल्कि उनको प्रमोशन में भी उसका फायदा मिलता है, ठीक है ना। उनका उनका इंक्रीमेंट भी होता है, उनकी सैलरी भी बढ़ती है उसकी बेस पर ही। तो प्रशिक्षण से कर्मचारियों की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। इससे वे अधिक कमा सकते हैं, उनको अधिक इससे इनकम हो सकती है, ठीक है ना। प्रशिक्षित कर्मचारी विभिन्न समस्याओं का समाधान उचित प्रकार से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जो ट्रेंड जो कर्मचारी होते हैं, वो बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान उचित प्रकार से कर लेते हैं, वो ज्यादा घबराते नहीं है। प्रशिक्षण से कर्मचारियों की नैतिकता में भी वृद्धि होती है, क्योंकि कई तरह से प्रशिक्षण इस प्रकार से भी होते हैं कि वो उनको ज्यादा से ज्यादा नैतिक बनाते हैं, ठीक है ना। मोरलिटी में भी उनकी वृद्धि होती है। अब बात आती है प्रशिक्षण की विधियों की। तो प्रशिक्षण की जो विधियां आमतौर से चलन में होती हैं, ठीक है ना, तो वो मुख्यतः दो विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। एक तो कार्य पर प्रशिक्षण की विधियां, जिसमें कि काम पर ही उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है ना। काम जहां पर वो काम कर रहे हैं उसी स्थान पर, ठीक है ना, उन्हीं या फिर फैक्ट्री के अंदर ही उनको काम दिया जाता है, ठीक है ना, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इन विधियों में कर्मचारी कार्य करते समय अपने कार्य के विषय में सीखते हैं, जिसमें उनके पर्यवेक्षक अथवा जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी सहायता करते हैं। इस प्रकार से यह विधि अभ्यास के द्वारा स्वयं सीखने को प्रोत्साहित करती है, ठीक है ना। तो इसमें कार्य निदेशन अथवा शिक्षण एवं कार्य बदली, ठीक है ना। कार्य निदेशन मतलब आपके ऊपर एक आदमी रहेगा, वो आपको गाइड करेगा, ठीक है ना, आपको किस प्रकार से काम करना है, ठीक है ना। या फिर कार्य बदली मतलब आप ये वाला काम आज कर रहे हो, कल दूसरा काम कर रहे हो, तो इससे भी कुछ सीखने को मिलता है, इससे भी ट्रेनिंग मिलती है। या किसी वरिष्ठ अधिकारी के सहायक के रूप में कार्य करना, अधीनस्थ के रूप में सीखना, ठीक है ना, अस्थायी पदोन्नति, ये सारे जो कार्य हैं ये प्रशिक्षण की कुछ सामान्य विधियां हैं, जो कि कार्य पर प्रशिक्षण विधियों के अंतर्गत आती हैं। इसके पश्चात है कार्य के बाहर की प्रशिक्षण विधियां। इसमें क्या होता है? इसमें जो ट्रेनिंग मिलती है वो बाहर जाके मिलती है, ठीक है ना। जो आपकी फैक्ट्री है या प्रमाइस है जहाँ पे की स्थित है, वहां पर उसकी ट्रेनिंग नहीं होगी, उनको उसकी ट्रेनिंग बाहर दी जाएगी, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर प्रदर्शन के साथ भाषण, मतलब कॉन्फ्रेंस हो सकती है, वर्कशॉप हो सकती हैं, समस्या पर विचार विमर्श, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है, वीडियो शो या फिल्में, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी कार्य के बाहर प्रशिक्षण की कुछ सामान्य विधियां हैं, ठीक है ना। तो ये कैसी विधियां हो गई? ये ऐसी विधियां हो गई जो कि कार्य के बाहर वाली हो गई, ठीक है ना। जो कार्य के बाहर की प्रशिक्षण विधियां हैं उनमें ये शामिल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रशिक्षण एवं विकास में अंतर की। अब हम देखेंगे कि ट्रेनिंग में और जो दूसरी चीज है क्या, विकास, उन दोनों में क्या अंतर होता है। थोड़ा सा अंतर तो आप पहले समझे होंगे। तो जो प्रशिक्षण होता है
वो केवल तकनीकी ज्ञान के अध्ययन से संबंधित होता है। इसमें केवल और केवल तकनीकी ज्ञान आपको दिया जाता है। तकनीकी ज्ञान मतलब कोई मशीन कैसे काम करती है, कोई प्रोसेस कैसे काम करती है, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। बल्कि विकास में क्या होगा, विकास मैंने आपको पहले बताया था कि कौन इसके लिए होता है, मैनेजर के लिए दी जाती है। जो ट्रेनिंग एक प्रकार की जो होती है उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें मानव संबंधी, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इनको रिलेशन बना के काम ज्यादा करना होता है। प्रबंधक का काम होता है नीचे के लोगों से काम कराना। तो नीचे के लोगों से काम कराने के लिए जरूरी है कि आपको साइकोलॉजी की भी समझ होनी चाहिए कि उनको कोई परेशानी तो नहीं है, अगर ऐसा कुछ बिहेव कर रहे हैं, काम सही से नहीं कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, ये भी आपको ढूंढना होगा। अगर ज्यादा अनुपस्थित रह रहे हैं काम से तो वो भी आपको देखना होगा। तो मानव संबंधी जो ज्ञान है या वैचारिक जो ज्ञान है उससे संबंधित जो ट्रेनिंग है उसको विकास कहा जाता है ना, ठीक है। विकास में मानव संबंधी और वैचारिक ज्ञान से संबंधित बातों की पर चर्चा की जाती है। अगली बात, जो प्रशिक्षण है वो तकनीकी स्टाफ के लिए अनुकूल होता है। जो टेक्निकल स्टाफ है जिनको कि आप टेक्निकल ट्रेनिंग दोगे कि मशीन कैसे चलानी है, इस मशीन को कैसे करना है, ठीक है ना, इस सब के लिए अनुकूल होता है क्या, प्रशिक्षण। लेकिन मैनेजर्स को किसको चलाना है, आदमियों को चलाना है, ठीक है ना। तो जो विकास है वो, क्योंकि उनको आदमियों को चलाने के संबंधी मतलब मानव से संबंधित जो चीजें सिखाता है वो विकास सिखाता है। इसलिए ये जो ट्रेनिंग है, ये विकास है, वो प्रबंधकीय स्टाफ के लिए, मैनेजर्स के लिए अनुकूल होता है, उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है। जो प्रशिक्षण होता है ये अल्पकालीन प्रक्रिया है। इसमें छोटे से समय में आप सीख जाते हैं या सिखा देते हैं लोगों को, ठीक है ना, कि ये मशीन कैसे चलेगी, ठीक है ना। ये जो है एक अल्पकालीन प्रक्रिया है। बल्कि जो विकास है, क्योंकि आप आदमी के बारे में सीखने में बहुत टाइम लगाते हैं, क्योंकि आदमी कोई ऐसा तो है नहीं कि ऐसा करेंगे तो वो ऐसा करेगा, ठीक है ना, हो सकता है वो उसके उल्टा भी कुछ कर दे। तो उसको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए जो विकास है वो एक दीर्घकालीन मतलब बहुत लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। जो प्रशिक्षण है, अगली जो अंतर है वो ये गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों के लिए तकनीकी ज्ञान में वृद्धि करने के लिए शिक्षण प्रदान करता है, उनको शिक्षित करता है, तकनीकी ज्ञान में उनकी वृद्धि करता है। जबकि जो विकास है वो प्रबंधकीय व्यक्तियों के लिए, जो मैनेजर्स हैं, उनके ज्ञान वृद्धि के लिए है। फिर जो प्रशिक्षण है उसमें दिखाई देने वाले गुणों का विकास होता है, ठीक है ना। और जो विकास है उसमें क्या होता है, उसमें छुपे हुए गुणों, जो मानवीय आपके अंदर गुण हैं, आपको लोगों से कैसे काम करवाना है, ठीक है ना, तो ऐसे गुणों का और जो कौशल है जो कि नहीं दिखाई देता है, ऐसे कौशल का विकास इसमें किया जाता है, ठीक है ना, विकास के अंतर्गत, ठीक है। तो ये जो कुछ अंतर हैं, ये जब आप आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे तो चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी कि क्या डिफरेंस है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में, ठीक है ना। तो ट्रेनिंग जहां मशीनों पर काम करने से या काम किस प्रकार से किया जाना है उसको उसको एड्रेस करता है। विकास एड्रेस करता है चीजों को कि किस प्रकार से आपको काम लोगों की सहायता से कराना है, ठीक है ना। तो मैनेजर्स को जो ट्रेनिंग मिलती है वो विकास है, और जो आम जो टेक्नीशियंस को, जो नीचे लोग काम कर रहे हैं, उनको जो ट्रेनिंग मिलती है वो ट्रेनिंग है या प्रशिक्षण है, ठीक है। अब अगली बात आती है, जब आप लोगों से काम करवाएंगे, आपने नौकरी पर रख लिया, उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करा दी, आदमी को नियुक्तिकरण में तो है ना सारी चीजें। तो अब आप जो उसने काम किया है, जो उसने निष्पादन किया है कार्यों का, उसका मूल्यांकन किस तरीके से करेंगे, उसको किस प्रकार के नंबर आप देंगे। तो साधारण शब्दों में निष्पादन मूल्यांकन का अर्थ है कर्मचारियों के कार्यों को आंकना, उनको नंबर देना कि उसने काम ठीक किया है या नहीं किया है। विशेषतः इसका अर्थ सुव्यवस्थित ढंग से कर्मचारियों को कार्य पर सापेक्षिक योग्यता आंकने से है, ठीक है ना। मतलब उनको एक स्केल आप दे देंगे कि भाई इतना काम करोगे तो आपको 100 नंबर मिलेंगे, ये नहीं किया तो उसको 90 नंबर करेंगे, या फिर आप एक आदमी को दूसरे के सापेक्ष भी नाप सकते हैं, ठीक है। तो किसी एक स्केल के सापेक्ष नामिए कि आपने 10 नंबर इकट्ठे कर लिए, 10 के सापेक्ष उसको कितने नंबर मिलते हैं वो देख लीजिए, या फिर दो आदमी अलग अलग हैं, उन दोनों को भी आप आपस में नाप सकते हैं, ठीक है ना, उनके कार्य को नाप सकते हैं, ठीक है ना, आंक सकते हैं। इससे प्रबंधकों को ऐसे कर्मचारियों का पता लगता है जो सौंपे गए कार्य को संतोषजनक रूप से कर रहे हैं, ठीक ढंग से कर रहे हैं, और जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये ज्यादा जानना जो बहुत जरूरी है कि वो क्यों नहीं जान कर पा रहे हैं, ठीक है ना। इससे बहुत कुछ सीखने को जो मैनेजर्स हैं उनको मिलता है, ठीक है ना। तो किसी कर्मचारी का जो निष्पादन मानक होता है, जो एक स्टैंडर्ड है, या निष्पादन का जो अनुमानित स्तर है, वो इस बात का आधार होता है कि कर्मचारी ने कितना अच्छा कार्य का निष्पादन किया है, और क्या एक कर्मचारी को कार्य करने में वो जो कर्मचारी है वो दूसरे कर्मचारियों से अधिक दक्ष है या नहीं है, वो अच्छा काम कर पा रहा है दूसरों से या नहीं कर पा रहा है।
ठीक है ना। तो ये हो गया निष्पादन मूल्यांकन। ठीक है ना। निष्पादन मानक इच्छित मात्रा में उत्पादन कार्य की गुणवत्ता या कार्य प्रक्रिया में माल का न्यूनतम क्षय, ये भी मतलब जो निष्पादन का जो स्टैंडर्ड है, जब आप किसी को इवेलुएट करेंगे, ठीक है ना, तो उसके परफॉर्मेंस को अगर आपको देखना हो तो आप हो सकता है कहें कि इसने पूरे साल में कितने प्रोडक्ट बनाए या फिर इसने कितना वेस्टेज कम किया। ठीक है ना। ये भी एक आप मानक ले सकते हैं। ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है निष्पादन मूल्यांकन, कई सारे मानक भी हो सकते हैं। ठीक है ना। कई सारे स्टैंडर्ड्स पे उनको आप आंक सकते हैं कर्मचारियों को। ठीक है ना। तो उचित मूल्यांकन के लिए आवश्यक है कि निष्पादन मूल्यांकन एक ही विधि द्वारा हो, सबके लिए एक ही विधि हो और कार्य के समान स्तर को ध्यान में रखकर किया जाए। ठीक है ना। तो वास्तविक निष्पादन, अगर उसने जो काम किया है वो अनुमानित निष्पादन से अगर कम है, तो जो सुपरवाइजर है उसको इसके कारणों की पहचान करनी चाहिए। ठीक है ना। उसको उसके कारणों की पहचान भी करनी होगी। ठीक है ना। ताकि वो कार्य को सही तरीके से फिर आगे के लिए करवा सके। ठीक है ना। आगे जो अपना जो कार्य प्रणाली है, हो सकता है उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता हो, या हो सकता है कि जो जिस कर्मचारी से वो काम करा रहा हो उसके साथ कुछ व्यक्तिगत इश्यूज हो, तो उनको भी सुपरवाइजर को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना। अगला है निहित कार्य की प्रकृति के आधार पर निष्पादन मानक का चयन किया जाता है। तो जो जिस प्रकार का काम आदमी कर रहा है उसकी जो प्रकृति है उसके आधार पर ही निष्पादन मानकों का चयन किया जाता है। इसके पश्चात बात आती है पारिश्रमिक की। पारिश्रमिक से शब्द से जो अभिप्राय है वो है कर्मचारियों द्वारा संगठन को दी गई सेवाओं के बदले में मिलने वाले अनेकों गैर अनेकों वित्तीय और गैर वित्तीय प्रतिफलों से उसका मतलब है। ठीक है ना। उनमें पैसा भी हो सकता है और बहुत सारी सुविधाएं भी हो सकता है। ठीक है ना। इसमें मजदूरी, वेतन, भत्ते और अन्य लाभांश सम्मिलित हैं जिसे एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के बदले प्रदान करता है। तो पारिश्रमिक को दो भागों में हम वर्गीकृत करते हैं जो हम पैसा देते हैं। एक होता है आधारभूत या प्राथमिक पारिश्रमिक और एक होता है अनुपूरक पारिश्रमिक। ठीक है ना। तो जब हम बात करते हैं आधारभूत या प्राथमिक पारिश्रमिक की, तो उसके अंदर क्या आता है, उसमें जो आप उसको हर महीने जो एक निश्चित राशि देते हैं वो आती है। ठीक है ना। वो जो बेसिक है। ठीक है ना। इसके अंतर्गत एक कर्मचारी को उसको द्वारा किए गए कार्य के प्रतिफल के स्वरूप मजदूरी, वेतन और भत्ते इत्यादि प्रदान किए जाते हैं। ठीक है ना। और जो दूसरी चीज है वो है अनुपूरक पारिश्रमिक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है, इसमें ये मोटिवेशनल पारिश्रमिक के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी प्रेरक पारिश्रमिक भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, जैसे इसमें आपको बोनस दे सकते हैं उनको, या आप अगर सेल्स वाला काम करा रहे हैं तो उनको कमीशन देते हैं। ठीक है ना। या प्रॉफिट में उनको एक हिस्सेदारी देते हैं। ऐसी योजनाएं जो होती हैं वो सारी की सारी अनुपूरक पारिश्रमिक में आती हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार जो अनुपूरक जो पारिश्रमिक हैं वो काम के प्रति जो रुचि होती है उसको बढ़ाने में सहायक होते हैं और लोगों को अधिक से अधिक कार्य करने के लिए मोटिवेट करते हैं और ये उन्हें कार्य संतुष्टि भी प्रदान करते हैं। ये होते हैं अनुपूरक। अब सबसे लास्ट जो टॉपिक है वो है पदोन्नति और स्थानांतरण। इसको बोलते हैं प्रमोशन और ट्रांसफर। तो प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन का मतलब है जब आप किसी वर्तमान कर्मचारी को वर्तमान कार्य की अपेक्षा अधिक जिम्मेदारी दे दें, अधिक सैलरी दे दें, ऊंचा पद दे दें और प्रतिष्ठा प्रदान करें, तो उसको बोलते हैं पदोन्नति या प्रमोशन। ठीक है ना। पदोन्नति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी व्यक्ति की योग्यताओं को पूरा प्रयोग करना और उसकी कार्य संतुष्टि को बढ़ाना। मतलब अगर उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा काम कर पाए, तो आप ऑब्वियस सी बात है उसको ऊंची पोस्ट देके, ऊंची सैलरी देके उसकी कार्य संतुष्टि को आप बढ़ाएंगे। ठीक है ना। वो सेटिस्फाइड रहेगा। और इसके उल्टा अगर है, वो काम ठीक नहीं कर रहा है, तो पदोन्नति का उल्टा होता है पदाउन्नति। ठीक है ना। मतलब जिस पोस्ट पे वो अभी है उससे भी उसको नीचे गिरा दिया जाए, उसको बोलते हैं पदाउन्नति या डिमोशन। ठीक है ना। तो इसका भी प्रयोग कंपनियां कई बार करती हैं। ठीक है ना। इनाम भी है और दंड भी है। तो अगर पदोन्नति इनाम है तो पदाउन्नति एक दंड है। ठीक है ना। तो अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको पदोन्नति का इनाम मिलेगा, अगर आप अच्छा काम नहीं करते हैं तो आपको पदोन्नति का दंड मिलेगा या डिमोशन किया जाएगा। अगली जो पॉइंट है वो है स्थानांतरण। स्थानांतरण क्या होता है? एक प्रकार का काम में परिवर्तन है कि अगर आप ये काम कर रहे हैं आप दूसरी जगह दूसरा काम करेंगे। जब एक कर्मचारी को समान पद पर और समान वेतन पर दूसरा कार्य दिया जाता है, ठीक है, या फिर एक कर्मचारी को संस्था की दूसरी इकाई में समान कार्य पर भेजा जाता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर या स्थानांतरण। ये तो आपने सुना भी होगा। ठीक है ना।
इसलिए स्थानांतरण से सामान्यतः वेतन में बढ़ोतरी या पद में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है ना। तो पदोन्नति और स्थानांतरण में ये अंतर है। पदोन्नति में तो पद में और वेतन में दोनों में बढ़ोतरी होती है, बल्कि स्थानांतरण में कोई भी ऐसी काम नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में जो मैं अगला पाठ है वो प्रारंभ करूँगा। तब तक आप ये हमारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं ये सेव कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो पूछ सकते हैं, और ना चाहें तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन आपसे एक अनुरोध ये रहेगा जरूर लास्ट में कि आप लोग अपने जानने वाले, अपने दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनके साथ हमारे वीडियोस को और चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।